हैंड फुट एंड माउथ डिजीज एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि छोटे बच्चों में होता है। ये कंटेजियस होता है लेकिन माइल्ड नेचर का होता है और ये जो इन्फेक्शन है मोस्ट कॉमनली कॉक्सैकी वायरस से होता है। इसके अगर हम कॉमन लक्षणों के बारे में बात करें तो मुंह के अंदर पेनफुल सोर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे घाव हो जाते हैं और हाथों और पैरों पे रैशेज हो जाते हैं। हालांकि ये इन्फेक्शन किसी में भी हो सकता है, ओल्डर चिल्ड्रन है, यंग अडल्ट हैं, किसी को भी हो सकता है। लेकिन जो यंगर चिल्ड्रन यानी कि जो छोटे बच्चे हैं और स्पेशली 5 से 7 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में ये इन्फेक्शन कॉमनली होता है। बाकी वायरल इन्फेक्शन की तरह ही इस इन्फेक्शन का भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। और अगर हम कोशिश करें कि जिन लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन है उनसे क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करें और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस करते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। इन्फेक्शन होने के बाद जो सिम्टम्स नज़र आते हैं कम उसमें उस बीच में करीब 3 से 6 दिन का गैप होता है, यानी कि जो इन्फेक्शन हो रहा है तब से लेके जब सिम्टम्स नज़र आते हैं तो 3 से 6 दिन के बाद वो सिम्टम नज़र आने शुरू हो सकते हैं। तो कई सारे लक्षण देखे जा सकते हैं। हो सकता है कि जो बच्चा है उसमें सारे लक्षण नज़र आए या फिर हो सकता है कि कुछ एक लक्षण ही नज़र आए। तो अगर हम डिटेल में लक्षणों के बारे में बात करें तो इस इन्फेक्शन के दौरान बुखार हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, जो जीभ है और मसूड़े हैं और गाल के अंदर का हिस्सा है उसके ऊपर छोटे छोटे वुंड्स यानी कि सोर्स घाव छोटे छोटे हो सकते हैं जो कि पेनफुल होते हैं। साथ ही साथ बच्चों के हाथों और पैरों पे जो पाम और सोल का एरिया होता है वहाँ पे रैशेज हो सकते हैं। ये इची नहीं होते, मतलब उसमें खुजली नहीं होता, लेकिन ब्लिस्टर जैसे हो सकते हैं और ये जो रैशेज हैं बटक्स पे भी हो सकते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन दी टोन ऑफ द स्किन ये रेडिश हो सकते हैं, ग्रे हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं, टाइनी बम्प जैसा अपीयरेंस भी हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट देखा जाता है बच्चों में, बच्चों को भूख नहीं लगती है और जो मुंह के अंदर जो घाव हुए होते हैं वो काफ़ी पेनफुल होते हैं। इसकी वजह से बच्चे खा पी नहीं पाते हैं, इवन कुछ भी उन्हें पानी तक स्वेलो करने में दिक्कत होती है। तो कई बार इसमें डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। साथ ही साथ बच्चा क्योंकि छोटा होता है तो उसमें काफ़ी फसीनेस हो जाता है, बच्चा काफ़ी फसी हो जाता है और वो क्योंकि बच्चा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो वो बेचैनी शो करता है और काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक हो जाता है। साथ ही साथ बच्चे में इरिटेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चों में जो इन्फेक्शन होता है उसमें उसके करीब 3 से 6 दिन के बाद सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले फीवर आता है, सोर थ्रोट शुरू होता है और उसके 1 से 2 दिन के बाद जो मुंह के अंदर जो सोर्स होते हैं, जो लेजन्स होते हैं वो आने स्टार्ट होते हैं, हाथों और पैरों में रैशेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो पेनफुल लेजन्स होते हैं मुंह के अंदर वो फ्रंट ऑफ द माउथ एंड थ्रोट होता है। अगर ये बैक ऑफ द माउथ एंड थ्रोट होता है तो ये और भी रिलेटेड कुछ एक वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से हो सकता है, जो कि आपके डॉक्टर बेटर समझ सकते हैं और उसी के हिसाब से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसी के हिसाब से ही बेसिकली मैनेज किया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रीटमेंट किसी भी वायरल इन्फेक्शन का हम नहीं देते हैं। इस तरीके के किसी भी वायरल इन्फेक्शन का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। तो अगर बैक ऑफ द माउथ एंड थ्रोट में भी लीजन्स प्रेजेंट हैं तो अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर उसकी डायग्नोसिस देते हैं। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो आपके बच्चे की कंडीशन को प्रॉपरली समझ सके। तो हालांकि ये एक माइनर इलनेस होता है, माइनर इन्फेक्शन है जो कि अपने आप ही करीब 7-8 दिनों में रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड सिम्टम्स ही होते हैं। फिर भी अगर हमें ऐसे कोई भी लक्षण जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया अगर बच्चे में नज़र आते हैं तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्पेशली अगर बच्चा काफ़ी छोटा है, 6 महीने से छोटा है, जिसके लिए हम सेल्फ मैनेज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल टाइम गंवाए बिना हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जैसा कि मैंने बताया कि ये एक माइल्ड इलनेस है, माइल्ड इन्फेक्शन है, लेकिन क्योंकि मुंह के अंदर जो घाव हुए होते हैं, गले में जो घाव हुए होते हैं, उसकी वजह से बच्चा खा पी नहीं पाता है, इवन पानी पीने में भी उसको तकलीफ होती है, इतना ज़्यादा उसमें दर्द होता है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है। ये जो इन्फेक्शन है ये क्लोज कॉन्टैक्ट में आने की वजह से स्प्रेड होता है, जैसे कि नोज सिक्रेशन है, थ्रोट सिक्रेशंस हैं, सलाइवा है, स्टूल, रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज है या फिर जो ब्लिस्टर्स के फूटने से जो फ्लूइड निकल रहा है, इन सारी चीज़ों से ये जो इन्फेक्शन है स्प्रेड होता है।
तो ये जो सिम्पटम जैसे कि छोटे बच्चों में होता है, यंग चिल्ड्रन में होता है, तो जो डे केयर होते हैं, चाइल्ड केयर जगह होती हैं या फिर जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, इन सब जगहों पे इस इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको थोड़ा-सा मैनेज करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा सावधानियों के बारे में पता नहीं होता है, बच्चों के लिए समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम टाइम टू टाइम उन्हें एजुकेट करते रहें, काउंसल करते रहें और हाइजीन के बारे में अवेयर करते रहें, तो थोड़ा-सा ये इन्फेक्शन या इस तरीके के बाकी जो इन्फेक्शंस हैं उनसे बचना आसान हो जाता है। आजकल वातावरण में वैसे भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस, कई तरीके की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेज़ेंट है जिसकी वजह से बहुत तरीके के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके लिए हमें अपने बच्चों को वैसे भी टाइम टू टाइम एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन उनको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ ये इन्फेक्शन बल्कि कोई भी अगर इन्फेक्शन, कोई भी तकलीफ़ या बीमारी होती है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को ऐसे टाइम पे हम स्कूल ना भेजें, चाइल्ड केयर में ना रखें, डे केयर में ना रखें, सो दैट वो इन्फेक्शन बाकी बच्चों में स्प्रेड ना हो। और अगर हमें पता चलता है कि उस जगह पे इन्फेक्शन है तो हमें अपने बच्चों को तब भी ऐसे भी केस में भेजना अवॉइड करना चाहिए। तो इसके प्रिवेंशन के बेसिकली यही तरीके किए हैं कि टाइम टू टाइम हम फ्रीक्वेंट जो हैंड वॉशिंग है वो प्रैक्टिस करें, अपने बच्चों को वो चीज़ सिखाएं, हाइजीन की इंपॉर्टेंस बताएं। बच्चों की आदत होती है मुंह में हाथ डालने की, उसको ब्रेक करने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है और उनको समझाना ज़रूरी है कि क्यों मुंह में हाथ डालना गलत है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, किस तरीके से जर्म्स उनको अफेक्ट कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज में उनको समझाना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ जो कॉमन एरियाज़ हैं लाइक डोर नॉब्स हैं या फिर ऐसी कोई भी जगह है उनको हमें क्लीन करते रहना चाहिए और क्लोज कॉन्टैक्ट्स हमें अवॉइड करना चाहिए ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन से। अब अगर हम इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करें तो जब हम अपने डॉक्टर के पास अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन होता है उसको दिखाने के लिए, तो बच्चे की एज क्या है, किस तरीके के सिम्टम्स उसमें नज़र आ रहे हैं और जो रैशेज़ हैं उनका एग्जैक्ट अपीयरेंस क्या है और कहाँ पे वो रैशेज़ हो रहे हैं, इससे आपके डॉक्टर इस चीज़ को प्रॉपरली समझ पाते हैं कि ये कौन सा इन्फेक्शन है। हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ ये है या फिर कोई और इन्फेक्शन है, उनको डिफ्रेंशिएट करने में इन चीज़ों से मदद मिलती है। साथ ही साथ ज़रूरत होने पे कुछ और भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसको कराया जाता है, लाइक स्वैब टेस्ट किया जा सकता है, स्टूल टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है और इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है और ये जो डिजीज़ होती है 7 to 10 डेज़ में खुद से शेड ऑफ यानी कि ठीक होनी शुरू हो जाती है। और क्योंकि जैसे कि इसमें पेनफुल सोर्स हो जाते हैं मुँह में, जिसकी वजह से खाने पीने में तकलीफ होती है, तो जो टॉपिकल एनेस्थेटिक्स होते हैं उनका एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। डॉक्टर आपको उसके लिए एडवाइस कर सकते हैं कि मुँह में खाने के टाइम पे, खाने के टाइम पे, पानी पीने के टाइम पे क्योंकि दर्द होता है तो बच्चा अंदर गटक नहीं पाता है, ले नहीं पाता है, तो ऐसे केस में जो टॉपिकल एनेस्थेटिक्स होते हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, उनको हम लगा सकते हैं जहाँ पे मुँह में घाव है। साथ ही साथ अगर बच्चे को कुल्ला करना आता है बिना स्वेलो किए, अगर वो माउथ रिंस कर सकता है, मतलब कि गरारे कर सकता है, कुल्ला कर सकता है, तो दिन में कई बार हम जो नमक पानी का गरारा है, गुनगुने नमक पानी का जो गरारा है वो करवाना चाहिए, जिससे कि जो इन्फ्लेमेशन है और पेन है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। साथ ही साथ जब हम बच्चे को खाना दे रहे हैं तो हार्ड खाना नहीं खा सकता है, बहुत ज़्यादा ठोस खाना नहीं खा सकता है, इसके लिए हमें सॉफ्ट और लिक्विड डाइट देनी चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें पिएं, नारियल पानी पी सकते हैं। साथ ही साथ अगर बच्चा जूस लेना चाहता है वो चीज़ें दे सकते हैं, ठंडी चीज़ें आइसक्रीम दे सकते हैं, मिल्क शेक्स वगैरह अगर बच्चा पसंद करता है तो वो भी दे सकते हैं। कोई भी हार्ड खाना, ठोस खाना या फिर मुंह में लगने वाला खाना, मसाले वाला खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उसके अलावा एसिडिक कोई भी खाना या फिर ड्रिंक नहीं देना चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स हैं, सोडाज़ हैं, इस तरीके की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं और डॉक्टर को टाइमली दिखाते हैं तो हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से इस इन्फेक्शन से निजात मिल सकती है और बच्चा अच्छे से इससे रिकवर करता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस बस हाइजीन मेंटेन करने की और बच्चे को टाइम टू टाइम एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चा हाइजीन की इम्पोर्टेंस समझे और खुद भी उस चीज़ को प्रैक्टिस करे। इसके लिए हमने गैप के बाद या टाइम टू टाइम एक प्रॉपर ड्यूरेशन पे बच्चे को बीच-बीच में समझाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको कि पेरेंट्स खुद भी करें और जो स्कूल में भी इन सारी चीज़ों को, ऐसे एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। तो आज हमने बात की हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ की।
इसके बारे में और भी कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है फुट एंड माउथ डिजीज़ के साथ में, जो कि फार्म एनिमल्स में होते हैं। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट बीमारियां हैं। ये ह्यूमंस में होता है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़, एंड जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है वो फार्म एनिमल्स में होता है।